पूर्व जन्म और अगले जन्म का जो लिंक है वो राहु और केतु है। जब भी मंगल राहु या केतु से संबंध बनाएगा जन्म कुंडली में, तब ये 100% है कि इस कुंडली में कोई ना कोई ऋणाणु बंधन है। अब मान लीजिए राहु या केतु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल उनको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है दूसरे भाव से ऋणाणु बंधन है। दूसरा भाव आपकी अपनी फैमिली है, कुटुंब है, आपका धन है, धन की वजह से हुआ है। बृहत पराशर कहता है लगन लॉर्ड यदि छठे लॉर्ड से और 9th लॉर्ड के साथ संबंध बनाता है तो वो पिता पुत्र का शत्रु होता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। ऋणानुबंधन का नाम आपने बहुत सुना होगा। जब भी हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, पास्ट लाइफ के कर्मों की बात करते हैं, कर्म की थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ एक शब्द पर बहुत जोर दिया जाता है, ऋणानुबंधन। जो हमारे पास्ट लाइफ के डेट होते हैं या फिर जो भी हमारे ऋण होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्या होता है ये, कैसे काम करता है ज्योतिष में, खास करके कुंडली में इसको कैसे देखते हैं। अगर आपका कोई भी रिश्ता है उसके साथ आपका पॉजिटिव ऋणानुबंधन है या नेगेटिव ऋणानुबंधन है, वो व्यक्ति हेल्प करने आया है या कुछ बदला लेने के लिए आया है, आज इन सब को बहुत डीप एनालिसिस के ज़रिए हम समझेंगे। क्योंकि मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं वो ज्योतिष की दुनिया में बहुत पुराना नाम है, और वो उनका नाम इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक ज्योतिष करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं वेगली बोल दूंगा, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आऊँगा। बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं वो, आप उनकी कई किताबें पढ़ भी चुके होंगे। तो आज जो किताबों का ज्ञान है हम पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर वीपी गोयल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सर। ऋणानुबंधन एक इतना गंभीर विषय है ना, जिसको लोगों ने आजकल बड़ा ही कहते हैं ना सुपरफिशियल लेयर पर बोलना शुरू कर दिया है, समझाना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि हमारे दर्शक, स्पीकिंग ट्री के दर्शक, आपके ज़रिए जाने पूरा इसका कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कर्मों की थ्योरी को, और उसके बाद हम कुंडली पर जाएंगे कि ज्योतिष में कैसे देख सकते हैं ऋणानुबंधन को। पहली बात तो ऋणानुबंधन के बगैर ज्योतिष ही नहीं है। ज्योतिष की शुरुआत आप ये देखिए, एक बच्चा, एक संतान पैदा होती है, बिल्कुल कष्टों से, कोई अंधा है, किसी के कोई इम्यून डिफेक्ट है, उस बेचारे बच्चे की क्या तकलीफ, कर्म उसने खराब किए, क्यों वो पैदा हुआ वहां। और एक बच्चा पैदा होता है बहुत अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में, हैंडसम होता है, सारी सुख सुविधा उसके पास है। क्यों? मतलब इन दोनों में कहां से डिफरेंस आया? ठीक है, तो उसी को कहते हैं ऋणानुबंधन। ऋण, ऋण आनु, ऋण का बंधन। कौन सा ऋण? उस बच्चे ने तो कोई ऋण दिया नहीं है, वो तो पैदा हुआ अभी अभी तो आया यार, वो कहां से ऋण आ गए उसके? तो वो पूर्व जन्म के ऋण होते हैं। देखिए, ज्योतिष में एक कर्म थ्योरी, जैसे आपने भी कहा, थ्योरी ऑफ कर्म, उसके बेसिकली 3 रूल है। पहला नियम है उसका कि
रीइंकार्नेशन होती है, मतलब पूर्व जन्म सच्चाई है। आजकल के फिलॉसफर ये नहीं मानते हैं, परंतु अगर ये नहीं है ट्रुथ, तो ज्योतिष का कोई संदर्भ ही नहीं है, कहां से शुरू करोगे? तो जो स्कॉलर्स हैं आजकल के, वो कहते हैं तो भाई ज्योतिष करते ही क्यों हो? ज्योतिष इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में वो चीज आती है। क्या आप स्कॉलर्स कोई कारण दे सकते हो कि एक बच्चा यहां पैदा हो रहा है, एक बच्चा वहां पैदा हो रहा है? क्यों? क्या चीज है जो ये डिसाइड कर रही है? उसका उनके पास जवाब नहीं है। तो पहला तो नियम है कि पूर्व जन्म सत्य है। दूसरा नियम है कि जो एक्शन है आप कर्म करते हैं, उस कर्म का आपको फल मिलता है, कभी भी मिले। तीसरा नियम है कि जो आप कर्म करते हैं उनका फल आपको भोगना पड़ता है। ये नहीं कि मिल गया, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको भोगना पड़ता है। अब कितने ही जन्म हो चुके होंगे। बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने भी गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, कोई भी समय ऐसा नहीं था कि जब मैं या तू इस पृथ्वी पर नहीं थे। तो उन्होंने पक्का कह दिया कि भाई पूर्व जन्म होता है। और अगर भगवान कृष्ण बार बार जन्म ले रहे हैं तो होता ही है। मैं क्या कह रहा हूं, भगवान कृष्ण बार बार जन्म ले रहे हैं तो मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलने को मोक्ष जानते हैं ना लोग बाग। तो अर्जुन और कृष्ण जैसे लोगों को भी मोक्ष नहीं मिला, क्यों? कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि कोई भी समय ऐसा ना रहा है कि जब मैं नहीं था इस पृथ्वी पे या तू नहीं था। तो जन्म तो होता रहता है। अब इतने सारे जन्म हैं। एक और कहानी है भीष्म पितामह की। जब वो शरसैया पर पड़े हुए थे तो श्री कृष्ण उनसे मिलने गए, जाते थे, आदर करते थे। और भीष्म पितामह जानते थे ये कौन है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे आप छलो मत, आपको सब पता है। मुझे ये बताओ कि ये मेरी दशा क्यों हुई है कि मैं बाणों के पर लेटा हुआ हूं, सारा शरीर मेरा छलनी छलनी हो गया है। तो कृष्ण जी ने कहा, हे पितामह, आप खुद जाकर के पूर्व जन्म में देखो। उन्होंने देखे बहुत सारे पूर्व जन्म। कहते कृष्ण मुझे तो दिखा नहीं है कि क्या कारण है ये। तो कृष्ण ने उनको बताया कोई 100-200 जन्म पहले आप राजकुमार थे और आपको मजा क्या आता था कि अपने तीर से या डंडे से कीड़ों को चुभो चुभो के मार देते थे। तो उसका फल आप इस जन्म में भुगत रहे हो। तो इससे क्या चीज लगती है कि ये जरूरी नहीं कि आपके सिर्फ पिछले ही जन्म का फल आप इस जीवन में लेके पैदा हुए हैं। पिछले किसी भी जन्म का हो सकता है। तो अब हम आते ज्योतिष पे।
उससे पहले सर मैं एक सवाल, क्योंकि हम यहाँ पिछले जन्म को समझ रहे हैं, तो फिर सर अगर किसी भी जन्म का फल हमें मिल सकता है तो सब कुछ निश्चित है? कुछ भी अचानक से हो सकता है, किसी भी नहीं जन्म का नहीं, उठा के कौन फल? से जन्म का मिल रहा है ये नहीं पता ना हमें, हाँ, तो उसी पे तो आ रहा हूं मैं। जी। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म लिखे हैं। एक होता है संचित कर्म, जी। एक प्रारब्ध, एक क्रियामान कर्म और एक आगामी कर्म। आगामी तो छोड़ दो, संचित कर्म। संचित कर्म होता है आपके समस्त पुरान पहले जन्मों के टोटल कर्म, संचित, जो आपने जमा किए हैं, जैसे बैंक बैलेंस कहते हैं संचित पूंजी। और इसको मैं एक तरह से बोलता हूं, ये भानुमति का पिटारे की तरह है। अच्छा। कि भानुमति के पिटारे में क्या क्या रखा हुआ है वो आपको नहीं पता। इसके बाद आता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है जो आपको इस वर्तमान जीवन में भोगना है। प्रारब्ध, मेरा भाग्य क्या है, मेरा प्रारब्ध होने वाला क्या है, वो प्रारब्ध इस जन्म में उस भानुमति के पिटारे में से निकाल लिया, क्या चीज निकलेगी। तो अब कुंडली को देखो, वो तो टोटल संचित कर्म है। कुंडली टोटल संचित कर्म है, प्रारब्ध नहीं है। उसमें से क्या निकलेगा वो प्रारब्ध है। ओके। कुंडली का कौन सा पोर्शन उस भानुमति के पिटारे का कौन सा हिस्सा आपके सामने आएगा, वो प्रारब्ध है। अब एक कोई आसानी से तो इसको जान नहीं सकते भाई क्या आएगा प्रारब्ध, क्योंकि कुंडली तो संचित कर्म है टोटल। ये कहां से देखते हैं? अच्छे और बुरे दोनों ही आएंगे। बिल्कुल। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, परंतु एक हिंट देता हूं कि पिटारे में से क्या निकल रहा है, संचित है। आपकी उन चीजों में से क्या निकल रही है, चलायमान क्या है, वो आपकी दशा है। कुंडली फिक्स है, दशाएं बदल रही हैं। चलती क्या है, वो दशा है। दशा कहां से डिपेंड करती है? जन्म से, चंद्रमा के नक्षत्र से। तो एक तो सबसे बड़ी बात हो गई, चंद्रमा का नक्षत्र कहां से वो पिटारा खोलेगा। ठीक है, तो वो दशा चलेगी। दूसरा होता है आपकी कुंडली में योग, नीच ग्रह, उच्च ग्रह, योग, ये वो आपको अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, कब क्या देंगे। क्या योग लेकर के आप पैदा हुए हैं। अब यहां पर एक ज्योतिषियों में कई दफे डिबेट हो जाती है कि कुंडली में योग होने चाहिए या दशा अच्छी होनी चाहिए। दोनों ही होने चाहिए भैया। योग नहीं होंगे तो दशा फल नहीं देगी, दशा सही टाइम पे नहीं मिली तो योग का फल नहीं मिलेगा। तो ये डिबेट तो बेकार है, दोनों ही होने चाहिए। तो ये हमने देख लिया भाई, संचित कर्म और प्रारब्ध। प्रारब्ध हमारा यहां से शुरू होता है। इसके बाद होता है क्रियामान कर्म, जो आप कर रहे हो आगे। वो कहां से आवाज आती है क्रियामान कर्म की? वो दैव शक्ति है, अगर आप मानते हैं तो। इसमें मैं कहता हूं एक दैव है जो सबसे सुप्रीम है। सारे आपके ग्रंथों में, उपनिषद में यही लिखा है कि वो ही शक्ति है कि मैं देख पा रहा हूं, तो वो दैव की शक्ति है, उसने वो प्रदान किया आपको
ठीक है। दूसरे होते कर्म, जिस पे गीता में जोर दिया है और वही बात हम कर रहे हैं। तीसरा होता है आत्मा। आत्मा कुछ नहीं करती, वो सिर्फ विटनेस है, वो याद रखती है, विटनेस है। तुम क्या कर्म कर रहे हो, देव ने ये कहा था, तुमने उसका बैलेंस वो रखती है। अच्छा, यहां तक ये बात हो गई। अब हमने कर्मों की बात कर ली, भाई संचित है। और अब क्या जो प्रारब्ध के कर्म हैं, क्या मैं उनको बदल सकता हूं? बहुत बड़ा सवाल है ये। अब हमारे बहुत से ज्योतिष मित्र, जिनकी रोजी रोटी ही ये चल रही है कि मैं तुम्हारे कर्म बदल दूंगा, ये वाला उपाय कर लो, उपायाचार्य बोलता हूं जैसे मैं, बहुत से उपायाचार्य तो इतने इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारी कुंडली बदल दूंगा। ठीक है, तो भाई लोगों, पहले ये जान लो, कुंडली से ही जान लो कि क्या मैं इस प्रारब्ध को बदल सकता हूं। अगर नहीं बदल सकता हूं तो भैया जय भोले शंकर बोलो और एक्सेप्ट करो उसे। आसान नहीं है। तो इसलिए मैं इसमें अटकाना नहीं चाहूंगा कमजोर दिल के व्यक्तियों को, परंतु मैं बता देता हूं कि प्रारब्ध आपका 3 तरह का होता है। एक दृढ़, पक्का, एक अदृढ़, पक्का नहीं है, और एक इनका मिला जुला, दृढ़ अदृढ़। तो 3 तरह के ये प्रारब्ध होते हैं। जो दृढ़ प्रारब्ध है, वो आप कितने भी दुनिया के उपाय कर लो, कितना ही आप कर लो, वो दृढ़ प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते। जो दृढ़ अदृढ़ होते हैं, उनमें आपको एफर्ट पूरी करनी पड़ेगी। अच्छी तरह से अगर आप एफर्ट करते हो, तब आप उस पे कंट्रोल कर सकते हो। और जो अदृढ़ होता है, वो आपको थोड़े प्रयास से ही आप उसको ओवरकम कर सकते हो। अब ये कहां से देखते हैं? ये देखते हैं त्रिशांशा चार्ट से। D3, D30, D30 दृढ़ प्रारब्ध देखते हैं या तीनों? ये मैंने बोला, ये कहां से देखते हैं कि प्रारब्ध किस तरह का है? D30 से देखते हैं। बाकी बात किसी दिन और करेंगे। नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि एक बार बताइए आपकी D30 में क्या देखना है? लग्न देखना है या प्लेसमेंट? D30 में अष्टम भाव देखना है। अष्टम भाव, 8वां भाव देखना है। और अगर D30 के अष्टम भाव में स्थिर राशि है, फिक्स्ड साइन है, और कोई ग्रह वहां विराजमान है, तो उसका जो कर्म है, उसकी जो दशा है या जो कर्म है, जब आएंगे अभी हम ऋणानुबंधन पे कि क्या बंधन था मेरा, वो दृढ़ है। अगर स्थिर राशि है और कोई ग्रह है वहां पर बैठा हुआ है, तो वो दृढ़ ऋण ये है, और है दृढ़ प्रारब्ध है। दृढ़ प्रारब्ध है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। द्विस्वभाव राशि है तो वो दृढ़ अदृढ़ है, और चर राशि है तो वो अदृढ़ है। तो सर, अगर कोई भी इस वक्त अपना D30 खोल के बैठा है और अपना अष्टम भाव देख रहा है और उन्होंने राशियां भी देख ली, तो मान लीजिए उनको दृढ़ प्रारब्ध मिला
कि अष्टम भाव में कोई स्थिर राशि है और कोई ग्रह भी विराजमान है, फिर हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि ये दृढ़ प्रारब्ध क्या है? अरे पूरा चैप्टर है भाई, ये अभी आ रहे हैं ना। अच्छा। कि बंधन कहाँ से है, ये तो मैं प्रारब्ध का प्रकार बता रहा हूँ कि चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक। बंधन नहीं पता चल रहा है यहाँ से, ऋणाणु बंधन, वो हम अभी उसको जी आगे बात करेंगे। तो ये हमने प्रिलिमिनरी कि कहाँ से कैसे प्रोसीड करना है। उसके बाद अब बंधन क्यों आता है। पूर्व जन्म में आपने किसी को धोखा दिया है, किसी की जमीन हथिया ली, पैसे हथिया लिए, जो भी है, लोन ले लिया, वापस नहीं किया, तो ज्यादातर वो व्यक्ति आपकी फैमिली में ही जन्म लेगा। निकटतम संबंधी बन करके, निकटतम में क्या है, आपका संतान, आपका बाप, बाप भी तो ऋण लेने आएगा अपना, पत्नी, बहुत क्लोज फ्रेंड, भाई बहन, सगे भाई बहन, इनमें से किसी से भी ऋणाणु बंधन हो सकता है। अब ज्यादातर लोग संतान का बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा संतान से भी, अच्छा या बुरा, और पत्नी का एक दे दूंगा, बाकी आप अपनी फिलॉसफी लगाना। ठीक है जी। अच्छा, एक ये होता है कि पूर्व जन्म में आपने किसी को सता करके बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत सताया है, तो उसका ऋणाणु बंधन वहां तक सीमित है। आपने किसी को इतना सताया है कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसने क्या कर ली आपके सताने की वजह से, वो सबसे बड़ा ऋणाणु बंधन होता है। वो सबसे बड़ा होता है। और उसमें ऐसा होता है, बहुत सी दफे देखा है कि अगर आपने किसी महिला को, फीमेल को इतना सताया है, शास्त्रों में आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि सबसे बड़ा श्राप मां का होता है। बाप तो ठोक पीटता भी रहता है, गालियां भी देता रहता है, परंतु मां का श्राप, उसकी कोई काट नहीं है, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसी तरह से अगर किसी फैमिली में किसी एक लेडी की आपने इतनी दुर्गति की हो कि वो मर जाए, उस फैमिली का आप बिल्कुल, जब तक वो खत्म नहीं होगा, आप देखेंगे उस फैमिली में लड़कियां कम जन्म लेंगी, लड़के पैदा होंगे, परंतु उनकी जो वाइफ आएंगी वो यूजलेस होंगी, वो उस कुनबे को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उसी के इन्फ्लुएंस से वो आती है। चलो, तो ये हमारी प्रिलिमिनरी टॉक हो गई। ठीक है, तो ये हमारे कैसे भी हो सकते हैं, और ऋणाणु बंधन हमारा शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। तो सबसे पहला तो हम बर्थ चार्ट को लेते हैं, वहां पर देखेंगे ठीक है कि ऋणाणु बंधन है या नहीं। सर, हम केस स्टडीज पे जाएंगे, उससे पहले एक सवाल था कि ये ऋणाणु बंधन जो है ये कहाँ से आया है? बड़ी अच्छी बात है। ये शब्द सबसे पहले हमारे पद्म पुराण में लिखा गया है। ओके। और वहीं पर इसको एक्सप्लेन किया है। पुराण तकरीबन 5000 साल पहले लिखे गए थे। जी।
तब ये इस वर्ल्ड की उत्पत्ति हुई है और तब ये पूर्व जन्म से संबंध लिंक हुआ है। श्री श्री रविशंकर ने भी लिखा है जी। कि ये क्यों परेशानी होती है। कहते जब तक मैंने इसको ज्योतिष से लिंक नहीं किया है हमें आंसर नहीं मिला है। इसलिए ये जरूरी था कि कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी। चलिए अब मैं आपके नियम पे आता हूं। सब देखिए, राहु और केतु इनको हम लिंक मानते हैं। ऋणानुबंधन का पूर्व जन्म और अगले जन्म का जो लिंक है वो राहु और केतु है। जब भी मंगल राहु या केतु से संबंध बनाएगा जन्म कुंडली में, तब ये 100% है कि इस कुंडली में कोई ना कोई ऋणाणु बंधन है। पहली कंडीशन। कहां से ऋणाणु बंधन है? वो राहु या केतु की पोजीशन बताती है, किस भाव में है वो। उस भाव से ऋणाणु बंधन है। अब मान लीजिए राहु या केतु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल उनको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है दूसरे भाव से ऋणाणु बंधन है। दूसरा भाव आपकी अपनी फैमिली है, कुटुंब है, आपका धन है। धन की वजह से हुआ है या आपकी फैमिली में ही हुआ है? 11वें भाव में है, किसी मित्र के साथ हुआ था, उसका ऋणाणु बंधन है। इस जन्म में वो आपका मित्र है, सीनियर मित्र है। लगन से 7वें से है, आपका सेल्फ का है, शरीर का है, या आपके सहयोगियों का है, उसमें वाइफ भी है या हस्बैंड है, तो वो वहां से मिलेगा। अब शुभ है या अशुभ है वो देखते हैं। उसके लिए आप कुंडली का पंचमेश और पंचम भाव, तो पंचमेश को देखो, 5वें भाव के स्वामी को, कि वो कुंडली में कहां बैठा है। ठीक है। केंद्र में है, त्रिकोण में है, या पाप संबंध रख रहा है, या किससे एस्पेक्ट हो रहा है, किसके साथ बैठा है, वो डिसाइड करता है कि ये संबंध ऋणाणु बंधन शुभ है या अशुभ है। सर एक यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं क्या? अभी मैं लूंगा उदाहरण जी। पहले नियम बता दूं, फिर सबको लगा के दिखाएंगे। तो केंद्र या त्रिकोण में हो तो वो पॉजिटिव ऋणाणु बंधन हो सकता है। ओके। मतलब अच्छे के लिए भी हो सकता है। ईविल संबंध है, खराब है, तो वो खराब संबंध हो सकता है। अब उसके बाद हम ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये ऋणाणु बंधन है, कहां से है। अब जैसे संतान से है अगर, तो हम क्या करेंगे कि दूसरे भाव का स्वामी क्या वो लगन लग्नेश से संबंध बना रहा है? अगर बना रहा है तो वो संतान से ऋणाणु बंधन है। ओके। अगर वो चतुर्थ भाव के स्वामी से लगन लग्नेश का संबंध आ रहा है, तब वो आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ से ऋणाणु बंधन है। उसकी भी एग्जाम्पल लाया हूं मैं एक। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है, आप नॉर्मल ज्योतिष में जानते हैं कि छठा भाव ऋण रिपु रोग का है। ठीक है।
तो छठे भाव का संबंध हम्म इनसे आना चाहिए। हम्म शुभ संबंध है हम्म या अशुभ संबंध है? ऋण शुभ है या अशुभ है? ओके। अब जैसे संतान से है हम्म तो पांचवें और छठे का संबंध आना चाहिए, हम्म ठीक है ना। वाइफ वगैरह से है तो पांचवें सातवें का संबंध आ जाएगा। तो ये होना चाहिए। और इसके बाद जो लास्ट में हम करते हैं वो देखते हैं उस संबंधी का जो वर्ग कुंडली है। जैसे संतान के लिए सप्तांशा है, उसमें जाके चेक करेंगे कंफर्म करने को। अगर वहां भी कंफर्म होता है तो पक्का है। ओके। ऋणाणु तो है, वाइफ हस्बैंड के साथ संबंध करेंगे तो D9 देखेंगे नवांश का, क्या वहां पर भी ये संबंध आ रहा है। सिक्स्थ का इसका जो रूल बताए हैं, अगर मान लो मंगल वाला नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, ऋणाणु संबंध अल्टीमेटली कवर हो जाएगा। तो उस तरह से ये किया जाता है एक एक, ठीक है जी। और अगर गुरु का ऋणानुबंधन देखना हो? 9th हाउस, 9th हाउस है। 9th हाउस तो फिर 6th हाउस का कनेक्शन लेंगे। 6th लॉर्ड का लगन लग्नेश से, तो गुरु के साथ बंधन है, कोई ना कोई वो बदला ले रहे हैं। है ये वैसी भी एग्जाम्पल है मेरे पास। चिंता मत करो, ठीक है जी। जी। तो मेरी जो रिसर्च है संतान के लिए, अब कहाँ आदमी जाके अटकता है, किसी के 4 बच्चे हैं, किसके साथ है? हर एक के साथ तो नहीं है, तो पर्टिकुलर चाइल्ड का 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड का कनेक्शन मिलेगा। अब पर्टिकुलर चाइल्ड कैसे देखो, ये सप्तांश से देखूंगा, सप्तांश में देखूंगा। अगर आपकी सप्तांश की लगन ऑड साइन है तो पहली संतान 5वां भाव है, ठीक है। दूसरी संतान 7वां भाव, उससे तीसरा तीसरे चलते जाओ, 7वां भाव, तीसरी संतान 9वां भाव, चौथी संतान 11वां भाव, ठीक है। अगर इवन साइन है सप्तांश में तो पहला चाइल्ड 9वां हाउस है, और फिर तीसरा जाए 9वां से रिवर्स में है। अच्छा, इधर आएगा। दूसरा चाइल्ड हमेशा 7वां है, तीसरा चाइल्ड 5वां, चौथा चाइल्ड 3rd, ठीक है जी। ये मैंने अपनी किताबों में भी लिखा है, सप्तांश की किताब में, उसमें तो मैंने इतना तक लिखा है कि किस चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। है नहीं, ठीक है जी। तो ये मेरी हमारी रिसर्च है। कुछ क्लासिकल रूल भी मैं कोट कर देता हूं, क्योंकि जो पढ़ते हैं लोग, बृहत पराशर कहता है लगन लॉर्ड यदि छठे लॉर्ड से और 9th लॉर्ड के साथ संबंध बनाता है तो वो पिता पुत्र का शत्रु होता है, दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। और अगर किसी फीमेल की कुंडली में हो, किसी की भी, 9th इज फादर, लगन इज यू, और छठा इज ऋणाणु उनका संबंध आ गया तो, पर ये ट्रू नहीं होते हैं ज्यादातर। जब तक हम लगन और बृहस्पति कारक है संतान का, आपस में बिटर शत्रु हो कुंडली में, लगन लॉर्ड और बृहस्पति पंचदा मैत्री से देखते हैं ना, बिटर एनिमी, ये सब बेसिक रूल्स है। तो इस पे नहीं, हम अपने आराम से प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। बिल्कुल। पहली एग्जांपल मैंने ली है
आपके पास होगा केस ये पूना वाला, पुणे की बर्थ है, उसमें आप देखिए पहला चार्ट लगा लो भाई, 30-10-50 का बर्थ है, पूना का जन्म है, ठीक है। 30-10-50। हाँ, इसमें आप अगर जन्म कुंडली में देखोगे, मंगल 11वें भाव में बैठे हैं और राहु 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। लगन है एक्वेरियस, कुंभ लगन है, कुंभ में बृहस्पति है, राहु दूसरे भाव में, चंद्रमा 5म भाव में, केतु 8वें में शनि के साथ, और सूर्य, बुध और शुक्र 9वें भाव में। तो पहला नियम हमारा था कि भाई मंगल राहु या केतु को दृष्ट करे। मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। कौन से हाउस में? सेकंड हाउस में राहु को, फैमिली, कुटुंब को। सन 50 की बर्थ है, तो ये पिताजी का चार्ट है। तो फैमिली में परेशानी आ रही है, उससे बंधन है। एक्चुअली इसमें क्या था, ये संतान से और अपनी पत्नी से इतनी अच्छी बात नहीं करता था ये जातक। हाँ, तो उन्होंने पुलिस बुला करके इसको घर से निकाल दिया। अब और रूल देखो, सेकंड लॉर्ड जुपिटर, संतान के बारे में हमने देखा था कि सेकंड लॉर्ड लगन लग्नेश से संबंध बनाए। सेकंड लॉर्ड जाके बैठ गया लगन में ही, जुपिटर बैठा हुआ है कुंभ में, और हम कहेंगे जी कुंडली में बहुत बढ़िया है, तो जुपिटर लगन में बैठा हुआ है, धन दे रहा है, धन का कारक है, ये तो ऋणानुबंधन दे रहा है भाई संतानों बच्चों के साथ, ठीक है जी। अब हमने एक कहा था 5वां हाउस और पंचमेश। 5वां हाउस में मून है, मून बैठा हुआ है, शनि भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, दो धुरंधर देख रहे हैं इसको, ठीक है जी। फिर एक था कि छठे लॉर्ड का स्वामी का संबंध 5वें हाउस पंचमेश से आना चाहिए। चंद्रमा खुद जाके बैठ गए 5वें में। सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं, सारे रूल अप्लाई हो गए, ठीक है। अब इसका हमने कहा क्योंकि संतान से है तो D7 भी देख लिया जाए, तो D7 भी हमने इसका बनाया है, वर्गोत्तम लगन है, तो सब पंडित कहेंगे भाई वर्गोत्तम है, D7 में सेम लगन आ रही है, अच्छा है, बढ़िया। पिता पुत्र में तो बहुत दोस्ती होगी, ठीक है जी। पर यहां भी देख लो भाई, मंगल अब यहां राहु केतु को नहीं देख रहे, अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा ना, भगा दिया। और जो है पंचमेश को देखो, पंचमेश है बुध, ठीक है, बुध जाके 11वें भाव में बैठ गए हैं, किसके साथ है? शुक्र के और मंगल के साथ है। फर्स्ट चाइल्ड मैंने कहा ऑड लगन हो तो फर्स्ट चाइल्ड 5वां भाव होता है, तो ये फर्स्ट चाइल्ड है, पहले बच्चे के साथ ऋणानुबंधन, पहले ही बच्चे से ही ऋणानुबंधन है। इससे 5वां और छठा, पहला चाइल्ड ये लगन हो गई, अब मिथुन, इससे 5वां हो गया ये आपका शुक्र, और छठा हो गया आपका मंगल। तो शुक्र और मंगल साथ में बैठे हुए हैं, और 5वें भाव में राहु महाराज, ठीक है। तो ये कल्याण इनका हो गया, मतलब काफी इनकी बड़ी परेशानी में रहे। अब दूसरा एक पटना वाला केस लिया है मैंने, 8-6-42, ये भी एक व्यक्ति की है कुंडली। यहां पर देखो
मंगल केतु को देख रहे हैं जन्म कुंडली में, कौन से घर से? सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस से। इनकी मिथुन लगन है। लगन में बुध और बृहस्पति बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में मंगल हैं। तीसरे भाव में राहु है। ओहो। नवम भाव में केतु है। दशम में चंद्रमा है। और 11वें में शुक्र है। 12वें भाव में शनि और सूर्य है। अब यहां देखोगे शनि सूर्य साथ है, वही बाप बेटे में नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। कितनी बनी है। मेरी संतान के दोनों के शनि शुक्र का बिल्कुल, शनि और सूर्य का बिल्कुल संबंध है। दोनों बहुत प्यार करते हैं मेरे से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ऋणानुबंधन वाला है, क्योंकि यहां पर जो केतु बैठे हुए हैं वो नवम भाव में है। केंद्र त्रिकोण का हमने कहा था, अगर संबंध आता है तो वो शुभ हो जाता है। तो ये पॉजिटिव ऋणानुबंधन है। लेकिन किसके साथ है? संतान के साथ। वो अभी आएगा ना। आप सेकंड लॉर्ड को देखो, चंद्रमा वो जाके बैठ गया है आपका 10वें भाव में। दशम में है। क्या लगन लग्नेश से संबंध बना रहा है? नहीं बना रहा है। नहीं बना रहा है। तो ऋणाणु नहीं है, अटैचमेंट है। ये अब अटैचमेंट हो गई, बंधन हो गई। ठीक है जी। दूसरा, अब इसमें आप देखेंगे नो रिलेशन विद दिस। अब D7 पे आ जाओ, क्योंकि संतान का है। हमने कहा था लगन लग्नेश का पाप संबंध होना चाहिए, बिल्कुल, अगर नेगेटिव ऋणानुबंधन होगा। पहले केस में शनि के साथ पाप संबंध था, केतु बैठा हुआ था सप्तांश में। यहां पर जो लग्नेश है बुध स्वयं राशि में दशम में बैठा हुआ है सप्तांश में। कोई पाप संबंध नहीं है, तो ऋणानुबंधन नहीं है। हाँ, तो पॉजिटिव है। बंधन तो हम कह चुके भाई, मंगल देख रहा है जन्म कुंडली में। ठीक है जी। और इसके बाद लगन लॉर्ड बहुत बली है। अब यहां पर फर्स्ट चाइल्ड, ये द्विस्वभाव राशि है, इवन राशि है। तो पहला चाइल्ड टॉरस होगा, 9th हाउस। सप्तांश का 9th हाउस होगा। 9th हाउस में यहां पर भी केतु बैठे हुए हैं। 9th हाउस से 5वां और 6ठा देखिए आप, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध का कोई संबंध नहीं है। 6ठा भाव ऋण है। तो पहली संतान के लिए कोई नहीं है। ये व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बहुत दुखी हो रहता है, पर बच्चे इसको बहुत, संतान जो पहली संतान है, बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। ये मैं किताबों में अपनी लिख चुका हूं। अब एक आपको पति पत्नी का दिखाता हूं। बताइए। ये दिल्ली का बर्थ लिया है मैंने। तुला लगन है। तीसरे भाव में शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध। ओहो। ठीक है जी। चौथे भाव में चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, केतु। तो दशम भाव में राहु आ गए। और 12वें भाव में चंद्रमा। चंद्रमा तो आपने बताया ना कि चौथे भाव में है। हाँ, चौथे भाव में। अब यहां से देखिए, मंगल तीसरे भाव से राहु को देख रहे हैं दशम भाव में। तो ऋणानुबंधन तो है भाई। ठीक है। अब और दूसरा रूल क्या था हमारा? पति पत्नी के लिए
पति पत्नी के लिए अगर हमने सेकंड कहा था हाउस चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लग्न या लग्नेश से संबंध लगन या बनाता है। लग्नेश को प्रभावित करे। तो चतुर्थ भाव का स्वामी है शनि। शनि जाकर बैठ गए हैं चौथे भाव में। शनि खुद ही चौथे भाव में बैठे लगन को देख रहे। तो संबंध तो बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं ना। तो ऋणानुबंधन पत्नी के साथ है। अब आ जाओ, चलो पांचवें छठे का भी संबंध देख लो जी। बृहस्पति एंड शनि दोनों इकट्ठे बैठे हुए चौथे भाव में। शनि बहुत बली है तो पांचवां भाव बली हो गया। ठीक है, अब नवांश में आ जाओ। नवांश में देखो लगन पीड़ित है, नीच का मंगल देख रहा है, मकर राशि उदय हो रही है और मंगल महाराज देख रहे हैं। ठीक है, अब राहु सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल सातवें भाव में है, तो नवांश में भी मंगल का एस्पेक्ट राहु केतु पे आ गया, पक्का हो गया। नवांश में भी बाकी पहले केसेस में मंगल का इफेक्ट राहु केतु पे नहीं आ रहा था। तो ये बहुत सीरियस हो गया। यहाँ सातवें भाव से सेकंड हाउस में बैठे हैं राहु, मतलब फैमिली। नवांश की फैमिली क्या है? नवांश, अब नवांश की बात कर रहे हैं हम, आपकी बर्थ वाली फैमिली नहीं है। अब ये मैरिड फैमिली है, मैरिज की फैमिली है। ठीक है जी। और हमने फोर्थ लॉर्ड बोला था, फोर्थ लॉर्ड मंगल है, मकर लगन है, फोर्थ लॉर्ड मंगल है, मंगल देख रहे हैं और शनि को भी देख रहे हैं, लगन को भी देख रहे हैं, लग्नेश को भी देख रहे हैं। ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है जी। और आप अगर देखो नाइन्थ लॉर्ड नहीं, बुध आपके छठे के स्वामी हो गए। छठे के स्वामी के साथ आपके शुक्र बैठे हुए, जो शुक्र बृहस्पति बैठे हुए। ठीक है, तो ये बहुत ही सीरियस केस है। ये व्यक्ति भारत सरकार में बहुत हाई पोजीशन पर है। मैं बयान नहीं कर सकता, ना मैं डिस्क्लोज कर सकता। बहुत हाई पोजीशन में है। और इसकी वाइफ उसके कुलीग्स के सामने गालियां देती। इतने अच्छे ओहदे पर यह आदमी है जिसको सिक्योरिटी मिली हुई है, सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने गालियां देती है। कुछ पिछले जन्म का ही है कर्ज, और ये उसको छोड़ा नहीं है अब तक। बच्चों की शादी हो गई है। बताइए, ऋण है ना, वो जब तक चुकता नहीं होगा। तो ये बहुत ढूंढ के मैं केस लेके आया कि इतनी हाई पोजीशन पे बैठा व्यक्ति भी अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा, अपने लिए ऋणाणु से निकल नहीं पा रहा है। तो क्या ये दृढ़ प्रारब्ध है? दृढ़ होगा। मैंने वो चेक नहीं किया क्योंकि मेरा वो एम नहीं था कि किसी को डराऊं कि तुम कभी निकल ही नहीं सकते। घबरा जाएंगे ना। एग्जैक्टली। अदरवाइज तो लोगों के पास होप होती है कि हम फिर भी निकल सकते हैं, कभी एक दिन तो आएगा ऐसा। तो इसलिए मैं वो टॉपिक नहीं पकड़ा। दूसरा मैं क्या नहीं करता हूं, आयु। वो भी एक दृढ़ प्रारब्ध ही है। आयु रहस्य मैंने किताब लिखी है। अब इतने सालों में पहली दफे मैं एक वेबिनार करने जा रहा हूँ आयु रहस्य पे। फिर भी पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा नहीं जानना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफी हद तक हमने डीप एनालिसिस किया है सर। नहीं, चालू नहीं करना चाहिए ना ऐसे सब्जेक्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत गंभीर विषय है।
और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पुराने जन्म में तू इस लोक से आया था, तू इस लोक से आया था, तू गधा था, तू घोड़ा था। उससे भाई क्या फायदा? पुराने मेरे पूर्व जन्म से मुझे इस जन्म में क्या फर्क पड़ रहा है? मेन बात तो वो है ना। अब बहुत से कहते हैं अगला जन्म तेरा ये होगा। वो ठीक है यार, मैं देवलोक चला जाऊंगा, क्या होगा? मुझे क्या पता? ना मैंने वो एक्सपीरियंस किया है पुराना जन्म, ना मैं आगे का जन्म एक्सपीरियंस करने वाला हूं अपनी बुद्धि से। तो वर्तमान में ही रहना है। ठीक है जी। बहुत तो आज के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। माय प्लेजर। आप सभी भी आई होप कि जितने दौरान ये एनालिसिस चला है आपने अपने अपने बर्थ चार्ट और डिविजनल चार्ट खोल के अभी तक एक अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि कहीं आपकी जो भी परेशानी का कारण है वो किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई अपने रिश्ते के साथ ऋणानुबंधन तो नहीं है। सर ने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में बिल्कुल बारीकी से बताया है। आप चेक कर सकते हैं। चेक करके फ़ायदा ये मिलेगा ना कि वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि हो सकता है कि इस जन्म में हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन पिछले जन्मों का कुछ आप लेकर आए हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना ये परिस्थिति है, मुझे ऐसी परिस्थिति में रहना है, लेकिन काम, कूल और पॉजिटिव रहना है, उस दिन जीवन बदल जाएगा। नेगेटिव नहीं लेना। बिल्कुल। नमस्कार। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।